9 सितंबर 1969 की सुबह मालेगांव में आसमान पर काले बादल तो थे। मॉनसून का मौसम था वैसे भी। हाँ, तो लोगों ने इसे शायद आम बात ही समझा, नजरअंदाज कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन इतना सोचता है। सही बात है। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये बादल सिर्फ पानी नहीं, तबाही लेकर बरसने वाले हैं। और फिर आपने जिक्र किया मौसम नदी का, मोक्ष गंगा। हाँ, मोक्ष गंगा, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नदी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, वो शहर की आस्था, उसकी पहचान का हिस्सा थी। हाँ, फिर जैसे जैसे शाम ढली हालात बदलने लगे। लेख बताता है कि बारिश तेज होती गई और खासकर नदी के जो उद्गम स्थल थे, मतलब पहाड़ी इलाके। अच्छा, ऊपर ज्यादा बारिश हुई। हाँ, वहाँ बहुत तेज बारिश हुई और वो सारा पानी जैसे एक साथ जमा होकर पूरी रफ्तार से मौसम नदी की तरफ बढ़ने लगा। यानी नदी में पानी का वॉल्यूम अचानक बढ़ गया होगा। हाँ, कल्पना कीजिए उस पानी के प्रेशर की जो लगातार बढ़ रहा था। नतीजा, नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। लेख में रौद्र रूप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वो मोक्ष गंगा जो शांत थी, जीवनदायिनी थी, हाँ, अब उफनती हुई, किनारों को तोड़ती हुई एक डरावनी शक्ल ले रही थी। और रात का वक्त भी था। हाँ, शायद कुछ लोगों ने नदी का ये बदलता रंग देखा भी हो, पर रात के अंधेरे में क्या ही समझ आया होगा। शायद बहुत कम। उस जमाने में न तो आज की तरह वेदर वार्निंग्स थी, सही, न ही कम्युनिकेशन के इतने साधन थे। पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही थी उसकी खबर शहर तक पहुंचते पहुंचते शायद बहुत देर हो चुकी थी। लोग अपने घरों में थे, दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे। बिल्कुल। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि नदी खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रही है। और फिर वो हुआ जिसका किसी को डर भी नहीं था। रात करीब 10 बजे का वक्त। 10 बजे। हाँ, शहर का बड़ा हिस्सा नींद में था। लेख उस पल का वर्णन करता है, पानी की एक भयंकर गड़गड़ाहट, जैसे कोई दैत्य दहाड़ रहा हो। हाँ, कुछ वैसी ही आवाज। और उसके साथ ही बाढ़ का पानी शहर की गलियों में सैलाब बनकर घुस आया। एक सोए हुए शहर पर यह हमला सोचकर ही डर लगता है। मालेगांव की पहचान उसकी तंग गलियों से भी है। हाँ, ये बात है। लेख बताता है कि इन्हीं तंग गलियों में पानी का बहाव और भी तेज और भी विनाशकारी हो गया। पानी को निकलने की जगह नहीं मिली होगी। बिल्कुल, पानी घरों के दरवाजे तोड़ता हुआ अंदर घुसने लगा। लोग बदहवास होकर घरों से निकले, लेकिन बाहर क्या था? अंधेरा और पानी। घना अंधेरा, टखनों तक, फिर घुटनों तक, और देखते ही देखते कमर तक पहुंचता पानी। और उसका बहाव इतना तेज कि पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। स्रोत में जो विवरण है वो तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कहा गया है कि कच्चे मकान, हाँ, जो मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। एक झटके में लोगों की उम्र भर की मेहनत पानी में मिल गई। सब खत्म। शहर को जोड़ने वाले छोटे पुल, पुलियाएं, रास्ते सब पानी के साथ बह गए। शहर जैसे कई हिस्सों में बट गया था, एक दूसरे से कटा हुआ। कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप। हाँ, लेख उस चीख पुकार का जिक्र करता है। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाए मदद के लिए चिल्ला रही थीं। पुरुष अपने परिवार को किसी ऊंची जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की ताकत के सामने इंसान की हिम्मत जवाब दे रही थी। अंधेरे में कुछ सूझ भी नहीं रहा होगा। बस पानी का शोर था और लोगों की चीखें। ये मंजर वाकई दिल दहला देने वाला है। लेख में जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभव हैं, वो बताते हैं कि ये सिर्फ पानी का सैलाब नहीं था, ये तो जैसे मौत का नाच था। जान माल का नुकसान अभूतपूर्व था। सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या दर्जनों में बताई गई, लेकिन जैसा लेख में भी इशारा है, हाँ, और जैसा अक्सर ऐसी आपदाओं में होता है, असली आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। कई लोग तो शायद पानी में बह गए और उनका कभी पता ही नहीं चला। ऐसा होता है। सैकड़ों, शायद हजारों घर तबाह हो गए। लोगों की पूरी गृहस्थी, उनकी जमा पूंजी, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। और ये तबाही सिर्फ घरों तक ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकानों में भरा सामान बर्बाद हो गया। मस्जिदों और मंदिरों जैसी इबादत गाहों में भी पानी और कीचड़ भर गया। उफ। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, ये लोगों की आस्था पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनकी पहचान पर बहुत गहरा आघात था। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा। हाँ, लेख इस पर बहुत जोर देता है। जो लोग बच गए, उनके लिए वो रात एक कभी ना मिटने वाला सदमा बन गई। लेख बताता है कि 50 साल बाद भी, आज भी उस रात को याद करके बुजुर्गों की आवाज कांपने लगती है, आंखें भर आती हैं। वो डर शायद अंदर तक बैठ गया है। बिल्कुल, हड्डियों तक में समा गया है। लेख में एक बुजुर्ग के कहे शब्द हैं जो वाकई झकझोर देते हैं। क्या? उन्होंने कहा, उस रात मौसम नदी ने शहर को अपने आंसुओं में डुबो दिया था। अपने आंसुओं में? हाँ, इसे एक वाक्य में कितना दर्द है, कितना विरोधाभास है।
नदी जिसे माँ मानते थे, उसी ने शहर को ऐसे आंसू दिए जो शायद कभी सूखेंगे नहीं। ये दिखाता है कि प्रकृति का कहर सिर्फ चीजें नहीं तोड़ता। नहीं, वो गहरे भावनात्मक जख्म भी देता है। अब आते हैं उस रात और उसके बाद के राहत और बचाव कार्यों पर। जी। लेख यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताता है कि सरकारी इंतजामात नाकाफी थे, मतलब लगभग न के बराबर। हाँ, आज के जमाने की तरह कोई एनडीआरएफ या ऐसी क्विक रिस्पांस टीम्स तो थी नहीं थी। और उस वक्त की चुनौतियों को भी समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद वो अंधेरा ही था। हाँ बिल्कुल, बिजली पूरी तरह ठप। शहर एक काले लिहाफ में लिपटा हुआ था, जहाँ सिर्फ पानी की आवाज गूंज रही थी। और दूसरी बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन का अभाव। ना लैंडलाइन फोन काम कर रहे थे, अगर थे भी तो कितने घरों में। सही बात है। न मोबाइल फोन का जमाना था। कौन किसको खबर देता, कौन मदद मांगता। शहर जैसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। तो फिर मदद कैसे पहुंची? ऐसे में, जैसा कि लेख बताता है, उम्मीद की किरण बनी खुद शहर के लोग। अच्छा। हाँ, खासकर नौजवान। जब सरकारी मदद पहुंचने का कोई जरिया नहीं दिख रहा था, तब मोहल्लों के लड़के अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आए। वाह। लेख में नावों और रस्सियां जैसे शब्दों का जिक्र है। ये शायद बहुत साधारण लकड़ी की किश्तियां या घर में पड़ी रस्सियां ही होंगी। उन्हीं के सहारे वो लोग बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित ऊंची जगहों पर ले जा रहे थे। मतलब लोकल हीरोज। बिल्कुल लोकल हीरोज। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो लेख कहता है। अगर ये स्थानीय नायक, ये गुमनाम हीरो उस रात हिम्मत ना दिखाते तो मरने वालों का आंकड़ा हजारों में हो सकता था। सोचकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। ये दिखाता है कि सबसे बड़े संकट के समय में भी इंसानियत और वो जो आपसी भाईचारा होता है ना, वही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब इंसान का जज्बा ही काम आता है। बिल्कुल सही कहा। वक्त का पहिया घूमता रहा। इस घटना को आधी सदी से ज्यादा का समय बीत गया है। हाँ, काफी वक्त गुजर गया। मालेगांव शहर भी बहुत बदल गया है। लेख में जिक्र है कि आज वहाँ चौड़ी सड़कें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, रातें बिजली से रोशन रहती हैं। शहर ने यकीनन तरक्की किया, आधुनिकीकरण हुआ है। देखने में शायद 1969 के मालेगांव से बिल्कुल अलग लगता होगा। हाँ, लगता होगा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये बाहरी बदलाव उन अंदरूनी जख्मों को भर पाए हैं? लेख का जवाब है नहीं। वो रात, वो बाढ़, वो तबाही आज भी लोगों के जहन में, खासकर पुरानी पीढ़ी के दिलो दिमाग में ताज़ा है। यादें मिट्टी नहीं है आसानी से। ये पढ़कर सिहरन होती है कि आज भी जब कोई बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को उस रात का किस्सा सुनाता है तो कैसे उनकी आंखें नम हो जाती हैं, कैसे उनकी आवाज़ भर्रा जाती है। वो दर्द, वो खौफ पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे महसूस किया जा रहा है। इसीलिए लेख कहता है कि 9 सितंबर 1969 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये मालेगांव के दिल पर लिखा हुआ जख्म है। एक ऐसा जख्म जो शायद वक्त के साथ धुंधला पड़ जाए पर पूरी तरह भरेगा नहीं। ये उस शहर की कलेक्टिव मेमोरी का एक दुखद हिस्सा बन गया है। और यहीं से हम उस सबक की ओर बढ़ते हैं जो ये घटना हमें सिखाती है। हाँ, जैसा कि लेख में भी इशारा है। क्या सबक है वो? सबसे पहला और सीधा सबक तो यही है, प्रकृति के सामने इंसान की औकात कितनी छोटी है। हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी ऊंचे मकान बना लें, लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना बेबस और लाचार हो जाता है। मालेगांव की वो रात इसी सच्चाई का एक क्रूर प्रमाण थी। और दूसरा अहम पहलू है पानी का वो दोहरा चरित्र जिसका जिक्र लेख करता है। अच्छा, दोहरा चरित्र कैसे? वही मौसम नदी जो मोक्ष गंगा थी, जीवन देती थी, खेती को सींचती थी, शहर की प्यास बुझाती थी। हाँ, कि पानी सिर्फ जिंदगी नहीं देता, कभी कभी मौत बनकर भी आता है। ये हमें प्रकृति के इस दोहरेपन पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें प्रकृति से डरना चाहिए या फिर उसका सम्मान करना सीखना चाहिए? देखिए, शायद डरना सही शब्द नहीं है, लेकिन सम्मान करना और उसकी शक्ति को कम ना आंकना ये बेहद जरूरी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि नदियों के किनारे बसते समय, शहर बनाते समय हमें प्रकृति के नियमों का ध्यान रखना होगा। अनियोजित विकास, नदी के रास्ते में अतिक्रमण, ये सब कहीं ना कहीं ऐसी त्रासदियों को न्योता देते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेख सीधे तौर पर शायद ये ना कहे, लेकिन ये सबक इसमें छुपा हुआ है। हमें विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन साधना सीखना होगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें जी, तो हमने 9 सितंबर 1969 की उस काली रात को फिर से जिया जब मौसम नदी की बाढ़ ने मालेगांव को अचानक घेर लिया था। हाँ, उस भयावह रात को हमने देखा कि कैसे एक आम दिन भयानक तबाही में बदल गया,
कैसे इंसानी जिंदगियां पल भर में उजड़ गईं हमने सरकारी तंत्र की सीमाओं को देखा, और स्थानीय लोगों की असाधारण बहादुरी की कहानी भी सुनी। वो सबसे अहम था। और सबसे जरूरी बात, हमने समझा कि ये घटना सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी मालेगांव की यादों और उसकी पहचान का एक जरूरी अंग है। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस लेख से ही उभरता है। हाँ जरूर। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी आपदाएं सिर्फ इमारतें और सड़कें ही नहीं तोड़ती, वो इंसानी रिश्तों, भरोसे, सामाजिक ताने बाने और हमारी जो सामूहिक चेतना होती है ना, उस पर भी गहरा असर डालती हैं। सही। मालेगांव की बाढ़ ने न सिर्फ शहर का नक्शा बदला बल्कि शायद वहां के लोगों के आपसी रिश्तों, उनके भविष्य के सपनों और उनके डर को भी हमेशा के लिए बदल गया। बिल्कुल। इसलिए जब हम आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ईंट और गारे के निर्माण से आगे बढ़कर हाँ, उस भावनात्मक और सामाजिक पुनर्प्राप्ति पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। कैसे एक समुदाय ऐसे गहरे जख्म से उभरता है और कैसे भविष्य के लिए खुद को तैयार करता है, ये सवाल मालेगांव की कहानी हमें आज भी पूछने पर मजबूर करती है।